हेलो, कैसे हैं? बढ़िया हैं? चलिए, अच्छी बात है। अच्छा भी होना चाहिए, बढ़िया, स्वस्थ, खुश होना चाहिए। सच में अगर आप स्वस्थ रहते हैं, खुश रहते हैं और स्वस्थ रहना, शरीर से स्वस्थ रहना, साथ ही साथ मानसिक स्वास्थ्य भी ज़रूरी है। मानसिक शांति और खुशी भी ज़रूरी है। तो शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से ही स्वस्थ और खुश रहना ज़रूरी है अगर आपको अपने गोल को अचीव करना है तो। चलिए, आज फिर हम बात करने वाले हैं न्यायपालिका के ही बारे में। बेसिकली मैंने आपसे कहा था कि इसके एक से ज़्यादा लेक्चर होंगे, तो ये फाइनल लेक्चर है। 2 पहले आ चुके हैं और फाइनल तौर पर कि किस तरीके से संसद और न्यायपालिका के संबंध है या किस तरीके से एक दूसरे की ये पूरक हैं या नियंत्रण है या नियंत्रण नहीं है, ये सारा निष्कर्ष हम इस वीडियो में ही देख लेंगे। चलिए देखते हैं। भारत जैसे बहुल विविधता भरे लोकतंत्र में आप सब जानते हैं कि हमारे देश में थोड़ी थोड़ी दूरी जाने पर भाषा, बोलियां बदल जाती हैं और हमारे व्यवहार, हमारे तौर तरीके बदल जाते हैं। यानी कि हमारा देश विविधताओं से भरा हुआ है। अलग अलग सबकी अपनी अपनी संस्कृतियां हैं, अलग अलग सोच विचार हैं, अलग अलग धर्म हैं, परंतु हम एक हैं। हम भारतवासी हैं, भारत के नागरिक हैं। तो यही कहा गया है कि भारत जैसे बहुल विविधता भरे लोकतंत्र में न्यायपालिका अपनी न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति के अधीन बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। किस शक्ति के द्वारा? बेसिकली सबसे पावरफुल शक्ति क्या है न्यायालय की? न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति। और इसी शक्ति के अधीन एक महत्वपूर्ण कार्य, यानी कि हमारे देश में न्यायपालिका इस शक्ति के द्वारा अति महत्वपूर्ण कार्य संपूर्ण करती है। तो बेसिकली यहाँ एक शब्द आया है न्यायिक पुनरावलोकन। तो न्याय पुनरावलोकन कहते किसे हैं? बेसिकली देखिए, न्याय ही पुनरावलोकन यानी कि कोई चीज़ जो पहले परिभाषित कर दी गई थी उसको दोबारा परिभाषित करना। अगर आप मोटे मोटे शब्दों में आपको कहूँ तो कोई भी ऐसी चीज़ या कोई भी ऐसी परिभाषा जो पहले परिभाषित थी या कर दी गई थी उसको दोबारा परिभाषित करना कि उसमें कोई मिस्टेक तो नहीं है, कोई गलती तो नहीं है। यही चीज़ होती है न्यायिक पुनरावलोकन। परंतु शब्दों में भी देख लेते हैं। न्यायपालिका की वह शक्ति जिसके प्रयोग द्वारा वह कार्यपालिका तथा विधायिका के उन कानूनों और आदेशों को असंवैधानिक घोषित कर सकती है जो संविधान के आदेशों के विरुद्ध हो। तो आप समझ गए हैं, दोबारा पढ़ देती हूँ। न्यायपालिका की वह शक्ति जिसके प्रयोग द्वारा वह कार्यपालिका तथा विधायिका से तात्पर्य क्या है? संसद। विधायिका के उन कानूनों आदेशों को असंवैधानिक घोषित कर सकती है जो संविधान के उपबंध या जो संविधान में प्रावधान किए गए हैं उनके विरुद्ध हो। तो इसका कार्य कौन करता है कि अगर कोई भी हमारी संसद के द्वारा, हमारे कार्यपालिका के द्वारा कोई भी ऐसा कानून बना दिया जाता है या उसको लागू कर दिया जाता है जो संविधान के प्रावधानों के अधीन हो, संविधान के उपबंध, जो संविधान में नियम, कानून, उपबंध है, प्रावधान है, उनके विरुद्ध हो, तो न्यायपालिका उसका पुनरावलोकन करती है। अगर उसको ऐसा लगता है कि ये शक्ति के विरुद्ध है संविधान की, तो उसकी पुनरावलोकन करती है और उसको असंवैधानिक घोषित करती है न्यायपालिका। याद रखिएगा, संविधान के अनुच्छेद 13, याद रखिए, अनुच्छेद 13 में स्पष्ट कहा गया है कि संसद, राज्य विधानमंडल या कोई भी अन्य प्राधिकरण या कोई भी, हमने इससे पहले देखा था ना, प्राधिकरणों का भी निर्माण होता है, या संसद हो या राज्य का विधानमंडल हो या कोई भी प्राधिकरण ऐसा विधान, नियम या कानून ना बनाए जो संविधान के भाग 3 में वर्णित। अब यहाँ पे एक फैक्चुअल भी क्वेश्चन देखिए,
अनुच्छेद 13 में कही गई है ये बात। और भाग 3 में क्या है, मूल अधिकार हैं। क्या है भाग 3 में, मूल अधिकार। जो भाग 3 में वर्णित किसी भी मूल अधिकार से असंगत हो या फिर उसे कम अर्थात न्यून करते हो, तो क्या इस तरीके के जो भी कानून या नियम या शक्ति बनाए गए हैं उनको लागू नहीं किया जा सकेगा। तो ये बात किस में कही गई है, अनुच्छेद 13 में। और हमारे मौलिक अधिकार किस में है, संविधान के भाग 3 में वर्णित है, बेसिकली भाग 3 में वर्णित है। तो दोबारा देखिए, संविधान के अनुच्छेद 13 में स्पष्ट कहा गया है कि संसद, राज्य विधानमंडल या कोई भी अन्य प्राधिकरण ऐसा विधान नियम ना बनाए जो संविधान के भाग 3 में वर्णित किसी भी मूल अधिकार से असंगत हो या उसकी को कम या न्यून करता हो। और इन मूल अधिकारों के संरक्षण का अधिकार बेसिकली किसको दिया गया है, यानी कि अगर किसी नागरिक के मूल अधिकार का हनन हो रहा है तो वो कहाँ अपील कर सकता है, अनुच्छेद 32 के तहत उच्चतम न्यायालय में यानी कि सर्वोच्च न्यायालय में, और अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय में इस मूल अधिकारों के प्रवर्तन की शक्ति प्राप्त है। याद रखिएगा कौन सा अनुच्छेद, अनुच्छेद 32 उच्चतम न्यायालय और अनुच्छेद 226 उच्च न्यायालय। इस कारण संसद द्वारा बनाए गए किसी भी विधान को न्यायालय शून्य या संविधान की शक्तियों से बाहर या अपरिवर्तनीय घोषित कर सकता है। कि ये जो शक्ति दे दी गई है या संविधान में साफ तौर पर ये लिख दिया गया है कि कोई भी ऐसा संविधान के विरुद्ध कोई भी ऐसा कानून बना दिया जाता है जिससे मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, वो संविधान के उपबंध के पूरी तरीके से विरुद्ध हो, मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा हो या फिर संविधान के उपबंधों के अधीन हो, तो उसको असंवैधानिक या शून्य घोषित किया जा सकता है। इसी कारण संसद द्वारा बनाए गए ये जो संविधान में लिखा गया है, इसी कारण से न्यायपालिका संसद द्वारा बनाए गए किसी भी विधान को न्यायालय शून्य या संविधान की शक्तियों के बाहर या अपरिवर्तनीय घोषित कर सकता है। याद रखिएगा ये शक्ति किसके पास है, न्यायालय के पास है। भारत में किसी भी विधान, विधि या कानून को चुनौती देने के आधार, यानी कि भारत में संसद के द्वारा अगर कोई विधान बना दिया गया है या कार्यपालिका के द्वारा उसे लागू कर दिया गया है, तो हम किन आधारों पर चुनौती दे सकते हैं। ये आधार देखिए, बेसिकली किसी भी बनाई गई विधि का अधिकार उस विधानमंडल के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता जिसके द्वारा इसे पास किया गया है। तो यहाँ ये बात की गई है कि अगर कोई भी राज्य का विधानमंडल या कोई भी, आप देखते हैं कि सबके अपने संविधान में सबके अपने अपने अधिकार परिभाषित किए गए हैं और 3 लिस्ट भी है, एक केंद्र की लिस्ट है, एक राज्य की लिस्ट है, एक समवर्ती सूची है जिस पर केंद्र और राज्य मिलकर कानून बनाते हैं और सभी के बेसिकली संविधान में अधिकार परिभाषित किए गए हैं। परंतु अगर ऐसा होता है कि राज्य विधानमंडल या कोई भी प्राधिकरण अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर किसी विधि या कानून का निर्माण कर देता है, तब उसके विरुद्ध अपील की जा सकती है। तो यही बात की गई है कि किसी भी बनाई गई विधि का अधिकार उस विधानमंडल के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता जिसके द्वारा इसे पास किया गया है, तो वो कह सकता है कि ये कानून जिस प्राधिकरण या कि जिस राज्य विधानमंडल के द्वारा ये बनाया गया है ये इसके आधार क्षेत्र में नहीं आता। तो इस कारण भी चुनौती, यानी कि इस कारण भी हम चुनौती दे सकते हैं उस विधि को। दूसरा आधार क्या है, संविधान में दिए गए प्रावधानों से मेल नहीं रखते हैं। जो कानून या जो विधान लागू किए गए हैं या बनाए गए हैं, जो नियम कानून, अगर वो संविधानों के प्रावधानों उपबंधों से मेल नहीं खाते यानी कि उनके विरुद्ध हैं, तो भी उस कानून को चुनौती दी जा सकती है। याद रखिएगा ये दूसरा आधार है। तीसरा, किसी भी मूल अधिकार का हनन करता हो।
संसद या राज्य विधानमंडल या किसी भी न्यायाधिकरण प्राधिकरण के द्वारा कोई ऐसा कानून, विधि या विधान बना दिया गया हो, उसे लागू कर दिया गया हो जिसके द्वारा किसी भी नागरिक के मूल अधिकार का हनन हो रहा हो या उसमें कमी हो रही हो, तब भी उस कानून को, विधान को चुनौती दी जा सकती है। तो ये बेसिकली 3 आधार हैं, याद रखिएगा। कथन कारण का बहुत अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं। भारत की राजनीतिक व्यवस्था में सिर्फ न्यायपालिका ही संविधान के प्रावधानों की व्याख्या नहीं करती। बेसिकली यहाँ पे एक बात कही गई है, क्या बात है कि हाँ 3 पिलर हैं, 3 स्तंभ हैं हमारी राजनीतिक व्यवस्था के। पहला, अब तो खैर 4th मीडिया भी बोला जाता है, क्योंकि मीडिया की भी वर्तमान समय में अपनी ही एक बहुत बड़ा स्तंभ है। मीडिया का भी अपना एक महत्वपूर्ण स्तंभ के रूप में कार्य करती है। तो चौथा स्तंभ किसे बोला जाता है? मीडिया को। परंतु हम यहाँ 3 स्तंभों की बात कर रहे हैं। पहली विधायिका, दूसरी कार्यपालिका और तीसरी न्यायपालिका। विधायिका का क्या काम है? कानूनों का निर्माण करना। कार्यपालिका का क्या काम है? उसको लागू करना। और न्यायपालिका का क्या काम है? उनको, ये देखिए क्या काम है उनका, उनकी व्याख्या करना। ये यानी कि ये जो कानून विधायिका के द्वारा बनाए गए हैं और कार्यपालिका के द्वारा लागू किए गए हैं, उन दोनों, ये कानून संविधान के अधीन हैं, कहीं उसके विरुद्ध तो नहीं है। इसकी व्याख्या का अधिकार बेसिकली किसके पास है? न्यायपालिका के पास है। परंतु अगर आप मोटे तौर पर ऑल ओवर ये कह सकते हैं कि न्यायपालिका को संविधान की व्याख्या करने का अधिकार है, कह सकते हैं। परंतु भारत की राजनीतिक व्यवस्था में, अब यहाँ जो हमारी राजनीतिक व्यवस्था है उसकी रियलिटी में कैसे संविधान की व्याख्या को अन्य संस्थान भी करते हैं। सब वो न्यायपालिका तो करती ही करती है, उसका तो ये मूल अधिकार ही है। वो तो उसका तो गठन ही, यानी कि न्यायपालिका का तो गठन ही इसलिए किया गया है कि वो संविधान के उपबंधों की व्याख्या कर सके, उनका संरक्षण कर सके, उनके विरुद्ध कोई प्रावधान ना आए इसकी देखभाल कर सके। परंतु हमारी न्यायपालिका के साथ साथ अन्य और भी संस्थान, प्राधिकरण हैं जो इस बात का ध्यान रखते हैं। तो देखिए यही बात कही गई है यहाँ पर, भारत की राजनीतिक व्यवस्था में सिर्फ न्यायपालिका ही संविधान के प्रावधानों की व्याख्या नहीं करती, बल्कि अनेक संस्थाएं, प्राधिकरण हैं जो अपने कार्यों को संपादन, यानी कि अपने कार्यों को करते हुए संविधान के उपबंधों की वैधता का ध्यान रखते हैं। तो और भी, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर संसद, जब संसद कोई कानून का निर्माण करती है तो बेसिकली वो इस बात का ध्यान रखती है कि ये जो कानून निर्माण किया जा रहा है ये संविधान के प्रावधानों की सीमा में रहकर ही किया जाए, याद रखना। तो एग्जाम्पल के तौर पर संसद के अध्यक्ष अपना निर्णय करते समय संविधान के उपबंधों की व्याख्या करते हैं कि ये जो हम निर्णय दे रहे हैं, ये देखिए ये संविधान के विरुद्ध नहीं है। इस तरीके से संविधान में भी ये बात कही गई है। तो सिर्फ न्यायपालिका की नहीं, भारत के जो अन्य प्राधिकरण हैं वो भी हमारी संविधान की व्याख्या का ध्यान रखते हैं, उनके उपबंधों का ध्यान रखते हैं। तो आप ये कह सकते हैं। न्यायालयों का मूल कार्य, न्यायालयों का मूल कार्य क्या है? न्यायालयों का मूल कार्य व्यक्तियों के बीच, व्यक्तियों व राज्यों के बीच, याद ध्यान से देखिएगा, व्यक्तियों के बीच, व्यक्ति व राज्य के बीच, एक राज्य या दूसरे राज्य, यानी कि एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच, अथवा केंद्र व राज्यों के बीच। फिर बताती हूँ, न्यायालयों का मूल कार्य क्या है? व्यक्ति और व्यक्ति के बीच, यानी कि 2 व्यक्तियों के बीच, या फिर व्यक्ति और राज्य के बीच, यानी कि हमारे या फिर कोई राज्य है, हम नागरिक हैं, हमारे बीच विवाद है, और हाँ कोई राज्य है, उत्तर प्रदेश, बिहार, कोई भी राज्य हो सकता है। तो व्यक्तियों के बीच, व्यक्तियों व राज्यों के बीच, एक राज्य के दूसरे राज्यों के विरुद्ध, यानी कि MP है, बिहार है, उत्तर प्रदेश है, उत्तराखंड है, यानी कि 2 राज्यों के बीच, तथा राज्य तथा संघ के बीच, यानी कि तमिलनाडु है और केंद्र है, केंद्र स्तर पर, यानी कि भारत सरकार, यानी कि केंद्र हमारा संघ और तमिलनाडु। तो ये बात ही कही गई है, व्यक्तियों के बीच, 2 राज्यों के बीच, या केंद्र या राज्यों के बीच
संविधान के उपबंधों को ध्यान रखते हुए न्यायपूर्वक निर्णय करना कि अगर इनके बीच कोई भी विवाद उत्पन्न होता है तो न्याय करते हुए, यानी कि जो बात दो व्यक्ति या दो राज्य या केंद्र और राज्य अपनी बातें रख रहे हैं वो कितनी किसकी बातें सही हैं, तो न्याय को ध्यान में रखते हुए संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए निर्णय करना, ये किसका कार्य है? न्यायपालिका का कार्य है। जो भी व्याख्या उच्चतम न्यायालय के द्वारा दी जाती है, यानी कि समय समय पर उच्चतम न्यायालय संविधान की व्याख्या करता है, तो जो भी व्याख्या उच्चतम न्यायालय के द्वारा दी जाती है वह कानून का रूप धारण कर लेती है, अर्थात विधान बन जाती है जिसे देश के सभी न्यायालयों को मानना आवश्यक है। कोई भी ऐसी व्याख्या जो संविधान के द्वारा, या कोई भी ऐसा विवाद हुआ है, कोई वाद हुआ है जिस पर संविधान ने की व्याख्या की है, किसने? सर्वोच्च न्यायालय ने, तो ये बाकी न्यायालय जो सभी राज्यों के उच्च न्यायालय हैं या उच्च न्यायालयों के भी जो अधीनस्थ न्यायालय होते हैं सभी को मानना आवश्यक है। ये बातें सभी पर लागू होती हैं। तो जो भी व्याख्या उच्चतम न्यायालय के द्वारा की जाती है वह कानून का रूप धारण कर लेती है, अर्थात विधान बन जाती है जिसे देश के सभी न्यायालयों को माना जाना आवश्यक है। ये उन पर लागू होती है तथा यह विधान कानून, यानी कि ये जो व्याख्या या कानून पारित किया गया है या संविधान की व्याख्या की गई है, यह तब तक विधान कानून बना रहता है जब तक स्वयं उच्चतम न्यायालय इसको दोबारा परिभाषित ना कर दे। ये जो परिभाषा पहले दी गई थी इसमें तब तक कोई परिवर्तन नहीं हो सकता जब तक न्यायालय दोबारा उसको परिभाषित ना करे, दोबारा उस पर निर्णय ना दे। या फिर कौन कर सकता है? और या संसद के द्वारा उस कानून में या संविधान में संशोधन नहीं कर दिया जाता, या तो उच्चतम न्यायालय ही उसे पुनः परिभाषित करेगा या फिर संसद के द्वारा संविधान में संशोधन कर दिया जाएगा, यानी कि उस उपबंध को इस तरीके से बना दिया जाएगा ताकि वो उपबंध संविधान के में जो बात कही गई है उसका उल्लंघन ना करे। तो ये दो तरीके हैं उस व्याख्या को दोबारा, यानी कि दोबारा अगर हम दोबारा परिभाषित करना चाहते हैं, दोबारा उस पर कुछ नई बात रखना चाहते हैं, उसमें कुछ ऐड करना चाहते हैं, यानी कि उसमें कुछ जोड़ना चाहते हैं, घटाना चाहते हैं, तो इन दो तरीकों से कर सकते हैं। या तो उच्चतम न्यायालय उसे दोबारा परिभाषित करे या फिर संसद संविधान संशोधन करके उसमें बदलाव करे। तो याद रखिएगा आप ये बात। सर्वोच्च न्यायालय के विरुद्ध अपील किसी और न्यायालय में नहीं की जा सकती क्योंकि उसके ऊपर कोई न्यायालय है ही नहीं। सबसे ऊपर सुप्रीम, उसका नाम ही सुप्रीम कोर्ट है, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय, उसके ऊपर कोई न्यायालय नहीं है, तो उसके विरुद्ध अपील किसी भी न्यायालय में नहीं की जा सकती है। बेसिकली अगर उच्चतम न्यायालय से आपको फांसी हो जाती है या डेथ वारंट जारी होता है तो क्षमादान की शक्ति राष्ट्रपति जी के पास है। ये बात मैंने आपको बताई थी राष्ट्रपति जी जब पढ़ाए थे, या फिर हम जब पॉलिटी देखेंगे तो और भी डिटेल से देखेंगे। परंतु यहाँ सिर्फ मैं आपको फिर क्लियर कर दूँ, यहाँ सिर्फ हम पार्लियामेंट को देख रहे हैं, पार्लियामेंट से रिलेटेड जिसका जैसा संबंध है, जिस भी स्तंभ का संसद से जैसा स्तंभ है उसको देख रहे हैं। तो सर्वोच्च न्यायालय के विरुद्ध अपील किसी और न्यायालय में नहीं की जा सकती है, इसके ऊपर कोई न्यायालय नहीं है। यदि संसद का कोई अधिनियम न्यायपालिका ने रद्द कर दिया है, देखिए संसद का कोई ऐसा अधिनियम है जो संविधान के उपबंधों के विरुद्ध हो या संविधान की किसी बात का उल्लंघन करता हो, तो न्यायपालिका क्या करती है? उसको रद्द कर देती है, उसे समाप्त कर देती है। अगर यदि संसद का कोई अधिनियम न्यायपालिका ने रद्द कर दिया हो तो संसद उनकी गलतियों को दूर करके, यानी कि जो संविधान के उपबंध के विरुद्ध थी उसकी बातें, उन गलतियों को दूर करके उनको पुनः लागू कर सकती है, यानी कि पुनः अधिनियमित कर सकती है। यानी कि जो पहले त्रुटि हो गई थी, जिस कारण के द्वारा न्यायपालिका के द्वारा संसद द्वारा पारित कानून को रद्द किया गया था, उन कमियों को, उन त्रुटियों को, उन गलतियों को दूर करके संविधान
वापस दोबारा से उस कानून को अधिनियमित कर सकती है तथा संसद संविधान के अधीन रहते हुए संविधान संशोधन कर सकती है जिससे कानून असंवैधानिक ना रहे, या फिर वो संवैधानिक संशोधन यानी कि संविधान में संशोधन कर सकती है जिससे कि जो कानून वो लाना चाहती है वो संविधान के विरुद्ध ना रहे। ठीक है। भारत की न्यायपालिका, अब यहाँ पे निष्कर्ष तौर पर देख सकते हैं दोनों का, संसद का भी और न्यायपालिका का भी। भारत की न्यायपालिका अमेरिका की न्यायपालिका की तरह सर्वशक्ति संपन्न नहीं है। अमेरिका की न्यायपालिका जो है वो भारत की न्यायपालिका से बहुत ज़्यादा पावरफुल है, याद रखिएगा। तो यहाँ क्या कहा गया है, भारत की न्यायपालिका अमेरिका की न्यायपालिका की तरह सर्वशक्ति संपन्न नहीं है, जहाँ न्यायिक पुनरावलोकन की कोई सीमा ही नहीं है। जो अमेरिका की न्यायपालिका है वो बहुत पावरफुल है भारत की न्यायपालिका से, वहाँ पर न्यायिक पुनरावलोकन की कोई सीमा नहीं है। बेसिकली हमारे यहाँ पर सबके अपने अधिकार हैं, सबका अपना अधिकार क्षेत्र है, परंतु साथ ही साथ उन पर कुछ प्रतिबंध भी आरोपित किए जाते हैं जिससे वो अपने क्षेत्र से बाहर ना जा सकें, या फिर जो शक्तियाँ उनको दी गई हैं वो उनका उल्लंघन ना कर सकें या उनका गलत प्रयोग ना कर सकें। तो इस तरीके की कानून व्यवस्था प्रावधान हमारे देश में है। तथा भारत की संसद भी ब्रिटिश संसद की तरह सर्वशक्तिशाली नहीं है। हमारी संसद भी ब्रिटेन की जो संसद है उसकी तरह पावरफुल सर्वशक्ति संपन्न नहीं है, जिसके विरुद्ध न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्राप्त ही नहीं है। जैसे हमारे संसद के द्वारा अगर कोई नियम कानून बना दिया जाता है तो न्यायपालिका क्या कर सकती है, बेसिकली अपनी न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति का प्रयोग करके उस कानून को रद्द कर सकती है, उसकी संवैधानिकता की जांच कर सकती है, यानी कि वो संविधान से कानून मेल खाता भी है या नहीं खाता। परंतु इस तरीके की कोई भी शक्ति ब्रिटेन की संसद के पास नहीं है। तो हुई ना ब्रिटेन की संसद भारत की संसद से ज़्यादा संप्रभु, परंतु हमारे यहाँ पर जिस तरीके की प्रणाली है वो बहुत अच्छी है। ना ही तो कोई एक दूसरे के अधिकार क्षेत्र में हस्तक्षेप करता है, ना ही कोई अपनी शक्तियों का गलत प्रयोग कर सकता है, क्योंकि सब एक दूसरे पे डिपेंड है, एक दूसरे का ध्यान भी रखते हैं और एक दूसरे पर बंदिशें भी लगाते हैं। चलिए, बेसिकली यहाँ पर न्यायपालिका के संबंध में जो भी बातें थी, जो भी मुझे ऐसा लगता था कि आवश्यक है, बहुत इम्पोर्टेंट है या सभी आवश्यक होता है, कुछ भी ऐसा अनइम्पोर्टेंट नहीं है, सभी बता दिया गया है। अगर आपसे कभी भी संसद और न्यायपालिका के बारे में पूछा जाता है, उनका कंपैरिजन करने के लिए आता है, तो आप बहुत बेहतरीन क्वेश्चन यानी कि किस बेहतरीन आंसर लिख सकते हैं कि किसी भी क्वेश्चन का। चलिए, धन्यवाद। आज के लिए इतना ही रखते हैं।